हेलो फ्रेंड्स, CGPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2023 टेस्ट नंबर 1 और जो 4 तारीख को हुआ है, 4 नवंबर को, इसके जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमने पूछे थे आपसे। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग, इसको हम कहते हैं अभिकथन और कारण। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इस्तेमाल करके बातचीत कर सकूं। सबसे पहले इंग्लिश में हम बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न बढ़ रहा है असर्शन रीजनिंग का। खैर पैटर्न पर हम बात करेंगे। सेंटेंस ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। सेकेंड है द चैप्टर ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसका है भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो आपको ये देखना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि कोई लिंक बैठ रहा है क्या, है ना। क्या इसका ये कारण बनता है। एक कथन दे दिया तो आपको क्या करना होता है कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। क्योंकि जब लगा देते हैं तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है। बट ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सबसे लंबा लिखित संविधान है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया बिल ऑफ राइट्स। आप देखोगे कि दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह सही हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, हाँ, दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर डी हो गया आपका। ठीक है, इसी चीज़ को समझाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना है आपको। और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी और टीचर ने डील करके बताया होगा। मैं सिर्फ पॉलिटी के ही क्वेश्चंस पर बातचीत कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम आते हैं बेसिकली, अब ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन से क्वेश्चन है। संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है 25 से 28, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। इसमें किसी भी धर्म को न मानने की आज़ादी शामिल है। तो बिल्कुल शामिल है। यह सभी प्रकार के धर्मांतरण पर रोक लगाता है ना। ये टर्म आपको याद करना पड़ेगा, दिया है या नहीं दिया है। तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि धर्मांतरण जैसा मुद्दा संविधान में नहीं लिखा है ना। देन यह विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या विदेशी नागरिक अपना धर्म मानेंगे नहीं भारत में आने के बाद। तो कई बार लॉजिक भी लगाना होता है। तो आंसर आपका ए है, दैट मीन्स ओनली वन करेक्ट, है ना। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और ये 25 से 28 तक आप देखेंगे, जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आपको ये PDF फॉर्म में मिल गया होगा। तो आप देख पाएंगे कि हम बेसिकली बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28 और उसमें उसका डिटेल है कि 25 से 28 के तहत प्रदान किया गया मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता में अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है। ठीक है ना। मतलब किसी का धर्म नहीं भी है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्म के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ज़बरदस्ती कोई आपसे टैक्स नहीं ले सकता। धर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा करके 25 से 28 तक ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है। और जो कि धार्मिक स्वतंत्रता जो भी भारत देश में आएगा उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। बट आर्टिकल 26 में ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन भी हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप कह सकते हैं उनको कि किसी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आप अपने धर्म का पालन करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कानून का उल्लंघन होता हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की विधायी शक्तियों के बारे में बातचीत हो रही है। ही कैन समन और एडजेंट दी स्टेट लेजिस्लेचर। सेंटेंस पहली बार पढ़ने में बिल्कुल सही लगता है क्योंकि यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एडजेंट वाला जो मामला है ये स्पीकर के हाथ में होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप ही कैन समन पढ़ के ही आप फटाफट टिक कर देते हैं, है ना। बैठक आहूत करना, जैसे यहाँ लिखा है कि बैठक आहूत कर सकता है या स्थगित कर सकता है। तो स्थगित वाला मामला स्पीकर के पास होता है। ही कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट है।
ही कैन सेंड मैसेज टू द स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें राष्ट्रपति के समान ही इनकी भी शक्तियां होती हैं। तो आप देखेंगे आंसर बी है, 2 and 3 आर करेक्ट। और पहला सेंटेंस मैंने बता दिया कहाँ लॉजिक लगाना है। तो एग्जाम हॉल में रुकना है, आपको थोड़ा सा सोचना है ना, कुछ सेकंड्स तो देना ही चाहिए कि बोल क्या रहा है शब्दों पर, क्योंकि पहला देखते ही हाँ ये तो करेक्ट है ना, हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं चीज़ों को। और विधायी शक्तियों के बारे में बात हुई है, यहाँ देख सकते हैं द गवर्नर कैन समन और प्रोरोग बट नॉट एडजेंट द स्टेट लेजिस्लेचर, हेंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सेकेंड वाला है, इट गिव्स पावर टू द गवर्नर टू डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। सो यहाँ पर आप देखोगे कैबिनेट की जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आना चाहिए, मंत्रिपरिषद इज द राइट वर्ड। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। देन आर्टिकल 175, he can send messages to the house or houses of the state legislature with respect to a bill pending in the legislature or otherwise so ये भी करेक्ट है। तो यहाँ ध्यान रखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर डिसॉल्व कर सकते हैं, और इमरजेंसी के टाइम पर वो खुद भी डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू है और मान लो गवर्नर के पास पावर है उस वक्त, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल नॉर्मल 5 साल कंप्लीट होने पर हाउस डिसॉल्व वैसे भी होता है ना। जब आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम पर, अभी चल ही रहा है, तो आपको ध्यान रखना भी चाहिए कि किस तरह से नियम कानून काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन है और प्राइम मिनिस्टर के रोल से क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं। तो पहला स्टेटमेंट, ही हैज़ अ फ्री हैंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, बिल्कुल सही है, फ्री हैंड होता है उनके पास। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डजंट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, डेथ और रिजाइन करते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भरभरा के गिर जाएगा, है ना। इसी को सरकार का गिरना कहा जाता है। प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए, रिजाइन कर दें किसी भी रीज़न से, है ना, रिजाइन कर सकते हैं, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में पास हो गया और हार गई सरकार, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ही इज़ बाउंड बाई द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, ये भी नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ही सेट्स अप डिफरेंट कैबिनेट कमेटीज एंड असाइंस स्पेसिफिक फंक्शन टू दीज कमेटीज। तो ये पहला और चौथा क्वेश्चन जो सेंटेंस है सही है। अब यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे क्वेश्चन बनाने वाली टीम है, उन्होंने इसको क्या करेक्ट नहीं है पूछने के लिए, तो आंसर आप देखेंगे हमने स्टिक मार्क कर रखा है। तो इसमें ऑप्शन 1 and 4 यदि राइट लें तो 1 and 4 आना चाहिए राइट आंसर, तो ये इसका आंसर 1 और 4 होगा। तो एनीवेज ऑप्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, ये हमारी मिस्टेक है और इसे हम ठीक करके आपको प्रोवाइड करा देंगे PDF, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि विभागों के आवंटन में उन्हें खुली छूट है और वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी के लिए गवर्नर का रोल होता है, जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल 77 में होता है, वैसे गवर्नर का भी रोल होता है, नाम उन्हीं का लिखा जाएगा। और राष्ट्रपति के पास भी सेम पावर है, सॉरी हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास पावर है 77 में, वो कार्यों का आवंटन करते हैं। ऑफिशियली नाम उन्हीं का होता है, लेकिन करते इसको प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु, इस्तीफा, बात हो गई। मंत्रियों की सलाह से बंधा हुआ है, बंधा हुआ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपने मन से फैसले ले सकते हैं, ठीक है ना। और वह विभिन्न कैबिनेट समितियों का गठन करता है और इन समितियों को विशिष्ट कार्य सौंपता है, ये बिल्कुल ठीक है। सो ध्यान रखेंगे, इनमें कई सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ लिखी हों, कुछ चीज़ें हमने समझा है, माना है और एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम उसको मानकर चलते हैं, इंटरप्रिटेशन के थ्रू। अगला सवाल हमारा, आगे बढ़ते हैं। ये सब एक्सप्लेनेशन में दिया है जो मैं आपको समझा रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं अगला सवाल है, यस, अब ये राज्यसभा से है सवाल आपका। और पहला स्टेटमेंट है, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। तो यहीं पर आपको पकड़ना है, चेयरमैन राज्यसभा के कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना, VP। और VP उस हाउस के नहीं होंगे क्योंकि उनकी कंडीशन में यही लिखा रहता है क्वालिफिकेशन में, राष्ट्रपति को लोकसभा के मेंबर होने की एलिजिबिलिटी चाहिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के मेंबर होने की एलिजिबिलिटी चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए, राइट। और डेफिनेटली डेप्यूटी चेयरमैन वो उसी हाउस के मेंबर होंगे। तो ये सेंटेंस आपका कुल मिलाकर गलत हो गया। दूसरा है, दी राज्यसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सरकार को गिराने वाला कोई भी काम राज्यसभा से नहीं होगा, है ना। नो कॉन्फिडेंस में उनका कोई रोल नहीं है।
देन इसके बाद जो बेसिकली उनका क्रिटिसिज्म है वो भी वहाँ पर अलाउड नहीं है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा बाय अ मिनिस्टर, नो नॉट एट ऑल। मनी बिल पर तो और भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो राज्यसभा कुल मिलाकर उनके लिमिटेड राइट्स हैं। तो आंसर डी है। 1, 2 एंड 3 ऑल आर फॉल्स। तो सभी वाक्य जो हैं गलत हैं, यहाँ पर कथन गलत हो गए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा और लोकसभा के पावर को आपको पढ़ना चाहिए कि दोनों के पावर कैसे डिवाइडेड है, दोनों के पावर कहाँ सिमिलर हैं और दोनों के पावर्स कहाँ कहाँ अलग हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उस हाउस के मेंबर होंगे, ध्यान रखिएगा। चूँकि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन उनका काम आप देखोगे तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही वो काम संभालते हैं। और मज़े की बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर जब आर्टिकल 112 पढ़ते हैं जो कि बजट का आर्टिकल है, तो 112 में उसको हम कहते हैं भारित व्यय, है ना, चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर। ऐसे व्यय जिनको बजट में हम डिस्कस तो करते हैं बट उन पर वोट नहीं होता, मतदान नहीं होता। तो ये वो खर्चे हैं जिनको हर साल हमें देना ही है, और उन पदाधिकारियों की सैलरी लिखी गई है जिनके कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी घटा नहीं सकते। तो उनमें 112 की जब बात आती है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिखा है, बल्कि राज्यसभा के सभापति का नाम लिखा है। तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति को अपने पद की तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि उनको किस लिए मिलती है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर तनख्वाह मिलती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मैटर पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। और आर्टिकल 137 में ध्यान रखिएगा रिव्यू लिखा है, बट ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है ना। अक्सर कन्फ्यूज़न होता है आपको कि क्या जुडिशियल रिव्यू की बात करें, नो, ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू संविधान में नहीं लिखा है, हमने अमेरिकी संविधान से लिया है और वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमने हमारे यहाँ पर एंट्री नहीं दी है, इसे प्रैक्टिस में रखा है। क्लियर है। तो ये अपने ही दिए गए फैसले को बदल सकते हैं, ये पावर इनको 137 से मिलता है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 और 1 है ना, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और यस, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये राज्य विधान परिषद की बात हो रही है ना, और विधानसभा असेंबली। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है, वो उनका कोई रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्टेड मतलब डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, जैसे लोकसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स और विधानसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स। अब तो एंग्लो इंडियन रहे भी नहीं, तो नॉमिनेटेड में वो पहले भी नहीं आते थे, और ये लोग भी नहीं आएंगे, चूँकि सभी राज्यों में नहीं है तो वैसे भी इनको नहीं रखा गया। सो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। इट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन टू द राज्यसभा, नो, ये भी गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। इट रेटिफाइज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नो, इनका वहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में 368 में अंडर आर्टिकल 368 ऐसे मामले जो राज्यों के मैटर को प्रभावित करते हों, है ना, या स्टेट मैटर को, सो ऐसे मामले पर जब अमेंडमेंट किया जाएगा तब हमें राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है, और वो विधानमंडल में पारित होता है, मतलब विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में पारित होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, सी में क्या है, 1 इज ट्रू बट 2 and 3 आर फॉल्स, ठीक है। तो ये ठीक है, डज नॉट बोला है तो सेंटेंस सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग आते हैं, ये सब अतिरिक्त जानकारी है आपके, ताकि इसी बहाने आप रिवाइज कर लें, इसलिए जानकारी अतिरिक्त दी गई है। अब यहाँ आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो 104th अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन है, और सॉरी आप सभी को पता होना चाहिए जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं।
स्टेटमेंट 1 कहता है इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द सेसेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन द लोकसभा एंड स्टेट्स असेंबलीज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 334, जहां पर ST SC का रिजर्वेशन लिखा जाता है और एंग्लो इंडियन के लिए भी लिखा गया है, बट एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन रोक दिया और संविधान जब शुरू हुआ था, है ना, वहाँ से लेकर हर 10 साल बाद 10 साल बाद ख़त्म कर देंगे ऐसा डिसाइड हुआ था, लेकिन वो हर 10 साल बाद बढ़ता गया। तो अभी आप देखोगे आर्टिकल 334 में अब उसमें 80 ईयर्स लिख दिया गया है, तो 50 से लेकर 80 कैलकुलेट करोगे तो 30 में जाकर ख़त्म होता है ना। तो 50 साल मतलब 2000 तक, और उसके बाद आप देखोगे तो 30 साल मतलब जो कि 2030 में ख़त्म होगा। तो अब ये जो रिजर्वेशन है वो 2030 तक काम करेगा। हर 10 साल में बदलना पड़ता है, बढ़ाते हैं उसको, तो उसके लिए अमेंड करना पड़ता है, राइट। इट रिमूव दी रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन दी लोकसभा बट नॉट फॉर स्टेट असेंबलीज। तो दोनों में ही ख़त्म किया गया, ध्यान रखिएगा। और हर विधानसभा से 1 सीट और लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। It introduced 10% reservation for EWS, economically weaker sections of society, for admission to the central government educational institutions and for employment in central government jobs. So इसने केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। और चौथा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 368 के अनुसार संवैधानिक संशोधन को कम से कम आधे राज्यों की राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो बेसिकली होता क्या है कि ये किसके बारे में है, 104 के बारे में। अदरवाइज जब राज्य का मैटर आएगा तो ध्यान रखिएगा 368 में राज्य की सहमति लेनी है जब राज्य का मैटर है, लेकिन 104 में नहीं लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस अमेंडमेंट में नहीं लिया गया है। तो आपका आंसर हो गया बी हो गया। और बी में क्या है, 1 is true बट स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 आर फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया कि उनका संबंध इससे नहीं है, ये तो मैंने बता दिया, दोनों जगह पर है, और ये इसका भी संबंध उससे नहीं है, और यहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इस मैटर पर 104, अदरवाइज़ लिया जा सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके गलत हैं, पहले वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और पॉलिटी का आई थिंक और कोई क्वेश्चन, यस, फाइनेंस कमीशन का वित्त आयोग का सवाल है, और वित्त आयोग हमारे पास आर्टिकल 280 में है, और स्टेट का जब आप देखोगे 243 आई में लिखा गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिलहाल ये फाइनेंस कमीशन के बारे में सवाल, द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस कैन रेफर एनी अदर मैटर टू द कमीशन। तो राष्ट्रपति सुदृढ़ वित्त के हित में किसी अन्य मामले को आयोग को भेज सकते हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये आर्बिट्रेटर की तरह रोल प्ले करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच, है ना, फैसला सुनाना कि कितना पैसा बटेगा। फिर इनको एक सिविल कोर्ट का पावर भी होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, किसी भी चीज़ की जांच कर सकते हैं। जांच नहीं है, हालांकि आप इनका स्टेटस देखोगे तो एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी, लेकिन फिर भी इनकी बात को सरकार मान लेती है, इनके दिए गए सलाह को वो मान लेते हैं। तो अर्धन्यायिक जब कहा जाता है तो उनके पास कोई फैसला है लेने का जिसमें वो बंटवारे जैसा काम कर रहे हैं कि भाई आपको इतना जाएगा, आपको इतना जाएगा, मतलब उस लेवल पर उनको पावर है, इसलिए इनको अर्धन्यायिक कहा जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संविधान में क्वासी जुडिशियल नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन में आता है। तो डायरेक्ट आप आर्टिकल 280 में देखेंगे तो देयर इज अ नो वर्ड क्वासी जुडिशियल, ये एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगा। द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यस दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनको अलग से लिख के अब तैयार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, यूपीएससी के मेंबर क्या दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, फाइनेंस कमीशन क्या दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं। यू नीड टू चेक इट विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट। तो हमारा आंसर क्या है, ए है, 1, 2 and 3 आर ट्रू, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, सो अभी 16th फाइनेंस कमीशन का टाइम आ रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह थे, ठीक है। अब आ गया CAG के बारे में सवाल आ गया,
और CAG आपका आर्टिकल 148 में 148 से लेकर 151 तक, ठीक है ना, सॉरी 150 है ना, 150 तक। It audits all transactions of the union and the state relating to contingency funds and public accounts। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद is not correct है ना, हमारा ध्यान रखिएगा, जो सही नहीं है, ये भी नॉट वाला भी आपको चेक करना चाहिए एग्जाम हॉल में। It audits हो गया, it can audit the accounts of the district and regional councils in such manner as it may think fit, ये भी सही है, हालांकि रेगुलर नहीं करते लेकिन वो कर सकते हैं। It audits all expenditure from the consolidated fund of India, states and UT with legislature। तो भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से होने वाले खर्चों की जांच करते हैं। और लास्ट में क्या दिया है, संघ और राज्यों के सभी खातों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये 3 आपके सही हैं। तो होता क्या है, जो केंद्र की रिपोर्ट है वो केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है, राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को जाती है। राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को संसद में रखते हैं, संसद उसे पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति को भेजती है। सेम राज्यों में भी होता है, वहाँ से जो स्पीकर हैं वो उनको भेज देते हैं लोक लेखा समिति के पास, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपका आंसर डी हो गया। इसके बाद ये आप इसका और डिटेल पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों पॉलिटी में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। कोई भी और आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछिएगा और बाकी फिर हम बातचीत कर लेंगे। थैंक यू।